करी थी वो क्या था, राजकोषीय घाटा, ठीक है ना, और क्या था, बजट घाटा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके क्लास से आया है, मौद्रिकृत घाटा क्या है, ठीक है ना, मोनेटाइज डेफिसिट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था क्या, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था, कुल जो प्राप्तियां हैं, कुल प्राप्तियां जो हैं और जो कुल खर्चे हैं, ठीक है, तो जो सारे जो खर्चे होंगे वो अधिक होंगे। घाटा कभी भी तब होता है जब भी आपका आय, ठीक है ना, खर्चे से कम हो, ठीक है ना। मोनेटाइज मतलब क्या होता है, मौद्रिकृत करना। मौद्रिकृत मतलब पैसे लेकर के आना, ठीक है ना। कोई एक ऐसा घाटा है जो आपको फाइनेंशियलाइज कर रहा है, आपके सिस्टम में पैसे लेकर के आ रहा है, ऐसे घाटे को हम लोग मोनेटाइज घाटा कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुल प्राप्तियां और कुल खर्चों की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। इसमें और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, एक था एनडीसीआर, एनडीसीआर, ठीक है ना, एक था डीसीआर, नॉन डेब्ट कैपिटल रेशियो, ठीक है ना, रिसिप्ट, और डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या था, हम लोग जो प्राप्तियां पढ़ रहे थे, पूंजीगत प्राप्तियां, तो वहां पे चार चीजों का अध्ययन किए। पहला क्या था, विनिवेश, दूसरा क्या था, रिवीजन नहीं हो रहा है क्या, चार तरीके की चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। विनिवेश पढ़ा था, ठीक है। ये चार चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था इसमें कि सर ये तो जो चीज होती है ये आती है किसमें, एनडीसीआर, यानी कि नॉन डेब्ट कैपिटल रेशियो, और ये दो चीजें आती जो है वो क्या है, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट है, ठीक है ना, डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो हम लोग जब भी राजकोषीय घाटा निकालते हैं, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है, आप सीमा क्षेत्र के अंतर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, सरकार के घाटे की बात कर रहे हो, ठीक है। सरकार के घाटे की बात मतलब पब्लिक फाइनेंस जो है, ठीक है ना, लोक वित्त जो है, वो बेसिकली क्या है, वो अध्ययन है किस चीज का, दो चीज का, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट फंड। यहां से पैसे निकालने के लिए सरकार को किसी खास तरीके की दस्तावेज या फिर खास तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट फंड की, ठीक है ना, तो यहाँ से पैसे निकालने के लिए सरकार को परमिशन की जरूरत पड़ती है। परमिशन किस तरीके से लेते हैं, तो बजट के फॉर्म, ठीक है ना, बजट के फॉर्म में लेते हैं। बजट मैंने आपको बताया था, बजट एक ऐसा एस्टिमेशन होता है, एक ऐसा मापन होता है जो कि हम लोग अध्ययन करते हैं क्या, पिछले वर्ष का, वर्तमान वर्ष का और जो आने वाला वर्ष है, इन तीनों का अध्ययन करते हैं। और बजट एस्टिमेशन कहाँ पे पेश होता है, संसद में, संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है, ठीक है। बजट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये क्या होता है, सरकार है, सरकार को क्या चाहिए, मुद्रा, ठीक है ना, मुद्रा कहाँ से मिलेगी, पब्लिक अकाउंट फंड, वहां से मुद्रा निकालने के लिए सरकार क्या करेगी, बजट पेश करेगी, ठीक है ना। बजट जब भी पेश करती है, राजकोषीय घाटे में क्या होता है, ये एनडीसीआर को, ठीक है ना, सॉरी डीसीआर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट में बाहर से जितना भी हम लोग उधार ले रहे हैं या फिर जो देयताएं सरकार के ऊपर बनती जा रही हैं, उस चीज को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों, ये सरकार के घाटे को स्पष्ट रूप से बताता है, ठीक है ना। पहले क्या था, स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग के फेज में था, हम नए नए आजाद हुए, तो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा नाम की कोई चीज नहीं थी। हम लोग किसके आधार पे घाटा निकालते थे, बजट डेफिसिट, यानी कि बजट घाटे के अनुसार से। बजट घाटे में क्या होता है, आप इन दो चीजों को भी इंक्लूड करते हो, कुल प्राप्तियां और कुल खर्च, ठीक है ना। इसमें दो चीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है, राजकोषीय घाटे में, बजट घाटे में ये भी दोनों इंक्लूड होता है। अब बजट घाटे के अंतर्गत क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, सपोज दैट आपको कोई स्मार्टफोन लेना है, 10,000 उसकी कीमत है, आपके पिताजी की तनख्वाह है 8,000 रुपए, ठीक है ना, पिताजी आपको 8,000 रुपए फाइनेंस करना है,
2,000 रुपए आप क्या कर रहे हो, उधार ले रहे हो, ठीक है ना। आपकी हैसियत कितनी थी, 8,000 रुपए की, आपने सामान कितने का लिया, 10,000 रुपए का। कुछ अंतर दिख रहा है? अगर जो आप सिर्फ स्वयं के ऊपर निर्भर रहते तो आप शायद वो वस्तु नहीं खरीद पाते, लेकिन जैसे ही आप बाजार से उधार ले रहे हैं तो ये आपके खरीदने की क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी को बढ़ा देता है। अभी हाल फिलहाल में करंट इवेंट क्या हुआ है कि भारत जो है यूके को पीछे छोड़ करके, ठीक है ना, 5वें पायदान पे चला गया है। तो ये किस आधार पे गया है, जीडीपी के आधार पे, ठीक है ना। दो चीजें होती है जिसके आधार पे नेशन को नापा जाता है, एक होता है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, और एक चीज होता है क्या, जीडीपी, ठीक है ना। पीपीपी क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदने की क्षमता होती है, ठीक है ना, किस देश के अंदर कितनी है। इस आधार पे भारत की जो रैंकिंग है वो है कितनी, तीसरी, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे है भारत, मतलब कि विश्व में तीसरे नंबर पे हम सबसे रईस देश हैं जो कि किसी भी चीजों को खरीद सकते हैं, ठीक है ना, खरीदने की क्षमता हमारे देश में इतनी है। जीडीपी की जब बात करते हैं आप, तो जीडीपी के अंतर्गत क्या होता है, इस समय कोविड-19 के होने की वजह से, ठीक है ना, कोविड-19 हुआ तो 2019 के बाद अचानक से सारी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, रुक गई थी, ठीक है ना, उत्पादन का स्तर जो है रुक गया था। चाइना सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वेव की स्टार्टिंग कहां से हुई थी, चाइना, और पूरे विश्व का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कौन देखता है, चाइना, ठीक है ना। उत्पादन का स्तर जो चाइना में है वो बहुत ही बेहतर है, ठीक है ना। जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं चाइना प्रोवाइड करता है विश्व को। जैसे ही कोविड लगा, चाइना की इकोनॉमी ब्लॉक हो गई और विश्व को उस समय महसूस हुआ कि हम लोग पूरी की पूरी तरह सिर्फ एक अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर हैं। जब भी आप कहीं एक जगह पे निर्भर होगे, ठीक है ना, तो मार्केट में एकाधिकार होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जब एकाधिकार होने की संभावना बढ़ जाएगी तो मार्केट में फेयर कंपटीशन नहीं होगा। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, हमारे यहाँ एक कंपनी थी मोबाइल की, माइक्रोमैक्स, ठीक है ना, मार्केट के अंदर, ठीक है, बट क्लास जब खत्म हो जाएगी अटेंडेंस दे करके ही आप हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो सैलरी काट ली जाएगी, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट हम लोग समझ गए हैं, दो चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। बजट डेफिसिट में ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, पूरी की पूरी प्राप्तियां और पूरे के पूरे खर्चे, ठीक है ना। बजट क्या करता है ना, बजट को हम लोग क्या बोलते हैं, मौद्रिकृत घाटा। मौद्रिकृत घाटा क्या होता है, मौद्रिकृत घाटा एक ऐसे प्रकार का घाटा होता है जिसकी वित्तीयन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उधार देना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट है, बजट बनाई 800 करोड़ का, कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट फंड में हमारे पास बजट है, कुल प्राप्तियां हैं 600 करोड़ रुपए की, 200 करोड़ रुपए हम लोग घाटे के अंतर्गत आएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो हमारे अर्थव्यवस्था को वित्त प्रदान करे, ठीक है, किसके द्वारा, सबसे पहला करेंसी प्रिंटिंग के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जो आरबीआई के पास नकद शेष होते हैं, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, मौद्रिक नीतियां बनाती है, किसके रेफरेंस पे, सरकार के रेफरेंस पे, सरकार के एवज पे क्या करती है, मौद्रिक नीतियां बनाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दर और अनुपात शामिल होते हैं, जैसे कि सीआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, बैंक रेट, बीपीएलआर, एमसीएलआर। तो ये सारे जितने भी विभिन्न प्रकार के दर एवं अनुपात हैं हम लोग अगले चैप्टर में मनी एंड बैंकिंग में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मौद्रिक नीतियां जो हैं स्पेसिफिक तौर पे आप लोग तब पढ़ते हैं जब बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ना, ये दो भाग में है, ठीक है ना। सबसे पहले मौद्रिक घाटा क्या है, तो मौद्रिक घाटा वो होता है जिसको फाइनेंस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर नगद शेषों के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। मैंने आपको बताया था बजट डेफिसिट में बजट घाटा, ठीक है ना, ठीक है, कुल खर्चों का कुल प्राप्तियों पे आधे, ठीक है ना। अब मैंने क्या इसके लिए उदाहरण दिया था आपको कि ठीक है 10,000 का फोन है, ठीक है,
8,000 आपको आपके फादर फाइनेंस कर रहे हैं, 2,000 रुपया उधार ले रहे हो। अब देखिए फायदा क्या होता है उधार लेने का। सपोज दैट मैं एक अर्थव्यवस्था हूँ, ठीक है ना, मुझे अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अगर जो मैं गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम मेरी होगी, ठीक है ना। सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है। मैं क्या देखूंगा कितनी मेरे पास प्राप्तियां हो रही है टोटल, और मुझे खर्च कितने करने हैं, दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो हमारे लिए उधार होगा, यानी कि भार प्रदान होगा, ठीक है ना। जैसे ही ये जो अंतर आता है इसके बीच के अंदर, यहाँ पे रोल आता है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, इन उधार को दो तरीके से पूर्ण करता है, ठीक है ना। वैसे इस उधार को पूर्ण करने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है ना, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेशली 2 तरीकों का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। पहला जो तरीका है जो नगद शेष होते हैं। अब ये नगद शेष क्या होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम देते हैं क्या, डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण जब हुआ था, तो फिर क्या हुआ था कि जितनी भी जनता थी अपने पास पड़े हुए जितने भी कैश थे 500,000 के, वो डायरेक्टली कहां पे लेके गई, बैंकों में लेके गई। जितने भी पैसे हमारे अर्थव्यवस्था में रुके हुए थे, दबे हुए थे, वो क्या हो गए थे, कैश फ्लो यानी कि अर्थव्यवस्था में आ गए थे। अचानक से ऐसा हुआ था, बैंकों के पास बहुत सारा पैसा हो गया था, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक चीज मेंटेन करती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना। क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा ग्राफ होता है कैश फ्लो का, ठीक है ना, कैश फ्लो का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। कभी अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो अधिक हो जाता है, ठीक है ना, कभी अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो कम हो जाता है। जब भी कैश फ्लो अधिक होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिवर्स रेपो रेट लगाया जाएगा, ताकि जो अतिरिक्त जो तरलता है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस अपने पास ले ले, ठीक है ना। और क्या होता है दूसरा, जब भी ऐसे कंडीशन होता है, यहाँ पे क्या लगता है, रेपो रेट लगता है, ठीक है ना। रेपो रेट किस लिए लगाते हैं, ताकि और तरलता प्रदान किया जा सके, किसको, वाणिज्यिक बैंकों को, ठीक है। उधार लेने के लिए नगद शेष, ये क्या होता है, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दर और अनुपात लगाती है विभिन्न प्रकार के संस्थानों के ऊपर, दर और अनुपात, रेट एंड रेशियो, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या होता है, कुछ ना कुछ फायदा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सरकारी प्रतिभूतियां बाजार से उधार लेने के लिए इस्तेमाल करती है। अब सपोज दैट क्या हुआ, सरकार को अचानक से फंड रेज करना है, ठीक है, लॉकडाउन की स्थिति थी, हमारा उत्पादन स्तर एकदम कम था, सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, सरकार को पैसे की आवश्यकता है, सरकार किसको पकड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट में लेके जाएगा, वित्त बाजार में लेके जाएगा, ठीक है ना। सरकारी प्रतिभूतियां लोगों द्वारा, संस्थाओं द्वारा खरीदा जाएगा, उसके बदले में क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। वही पैसा क्या करेगी, गवर्नमेंट निवेश करेगी, जिससे सरकारी खर्चे बढ़ेंगे। और जब भी अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्चे बढ़ते हैं तो किसके पास आय बढ़ता है, जनता के पास, ठीक है ना, पब्लिक के पास आय बढ़ता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं दूसरा जो तरीका है करेंसी प्रिंटिंग का। करेंसी प्रिंटिंग, नोट को छाप देना। अब यहाँ पे बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि अरे सर, अगर जो बजट जो है मोनेटाइज डेफिसिट है, एक मौद्रिक घाटा है, तो ये अच्छी बात है, क्यों ना हम इतना एस्टिमेशन करें। जैसे कि अगर जो इस बार मैं सरकार हूँ, मुझे एस्टिमेशन करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर जो 100 करोड़ का खर्च है, मैं सीधे 200 करोड़ लिखा, ठीक है। स्वास्थ्य के ऊपर 100 करोड़ का खर्च है, मैं सीधे 150 करोड़ लिखा, मतलब मैं बढ़ बढ़ के एस्टिमेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब बढ़ बढ़ के एस्टिमेशन करूंगा तो इसको कौन फाइनेंस कर देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक कैश फ्लो हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है, मतलब वस्तुओं को खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। अब सपोज दैट पहले ये एक बोतल खरीदने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति सक्षम था, वो जाएगा मार्केट में, पैसे पकड़ाएगा, बोतल लेकर के चला आएगा। लेकिन अब क्या है, इस बोतल को खरीदने की क्षमता 100 लोगों में है, ठीक है ना, लेकिन बोतल एक ही है। दुकान पे झगड़ा होगा कि नहीं, मुझे ही चाहिए। जिम्बाब्वे की परिस्थिति में कुछ ऐसा ही हुआ था,
ठीक है ना। आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में देखोगे तो वहां पे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। मैंने जब पहले दिन अर्थव्यवस्था शुरू करी थी तो मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना एवं उसका वितरण, ये मुख्य काम है कहाँ पे, अर्थव्यवस्था में सरकार का। ठीक है ना। इन दोनों चीजों से क्या होता है, कितना आर्थिक कल्याण हो रहा है जनता का और कितने आर्थिक कल्याण करने की आवश्यकता है जनता को। ठीक है ना, ये हमको आइडिया लगता है, पता चलता है। ठीक है, तो मैं मौद्रीकृत घाटा कंफर्म हो गया। ये एक ऐसे किस्म का घाटा होता है जिसको घाटे को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें, वित्तीयन में। ठीक है ना, जो हमारा घाटा हो रहा है उसको हम लोग फाइनेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें इसके अंदर आई है। तो करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट न करने के पीछे और एक्स्ट्रा अमाउंट न देने के पीछे हमारा कारण यह है कि वस्तुओं की कीमत अचानक से बढ़ न जाए, बाजार असंतुलित न हो जाए, बाजार में अस्थिरता न आ जाए। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मौद्रीकृत नीतियां लेकर के आई जाती है, जो कि कैश फ्लो को क्या करती है, एक निश्चित दर पे बांध के रखती है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए न तो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं, जब मौद्रीकृत नीतियां मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा अगले चैप्टर में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग माइंड में रखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मनी एंड बैंकिंग खत्म होगा तब। ठीक है, फिलहाल मैं जनरल आइडिया आपको दे दिया हूं ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, अब जब हम लोग बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे की, और जब बात करते हैं बजट घाटे की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम सरकार के द्वारा लेके आया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं FRBM एक्ट, जो कि यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। सर, हाँ, अगर डिजिटल इकोनॉमी होगा तो हाँ, करेंसी प्रिंटिंग तो नहीं होगी उसमें, मतलब कम होगी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो गवर्नमेंट कैसे तब रेगुलेट करेगी? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस समय ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है ना, पॉलिटी की बात करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो। ठीक है ना, किसी भी आयाम में अगर जो आप देखोगे तो ये दो चीज इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, दो मेन चीजों पे फोकस कर रही है। क्या? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना, दूसरी चीज क्या है, ML यानी कि मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिस तरह से हम सोचते हैं, हम चैतन्य हैं, हर एक व्यक्ति, जितने लोग क्लासरूम में हैं, सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग है। ठीक है ना, हालांकि साइंस इस चीज को डिनाई करता है। न्यूरोसाइंस क्या बोलती है, न्यूरोसाइंस बोलती है हर एक व्यक्ति जो भी जन्म लिया है, अगर जो उसके अंदर जन्म के समय में कोई कमी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो सबके ब्रेन की न्यूरोलॉजी सेम होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है ना, बदलते कैसे हम लोग, परिस्थितियां का सामना करके। ठीक है ना, जो जैसी जैसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है हमारी ब्रेन डेवलप होती है। ठीक है ना, ह्यूमन जब भी आप चार्ल्स डार्विन थ्योरी पढ़ोगे, एंथ्रोपोलॉजी जिसका भी ऑप्शनल होगा, चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था, मानव की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है। ठीक है ना, पहले जल में था, उसके बाद एम्फीबियंस बने, उसके बाद फिर क्या एप्स बने, लंगूर बने, उसके बाद फिर होमो सेपियंस से फिर हम ऐसे, मतलब ऐसे करके ये पद्धति बताई गई है। ठीक है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हमारे यहाँ क्या है अभी अर्थव्यवस्था के अंदर, ई गवर्नेंस जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है, मतलब क्या, हम लोग जितनी भी पुरानी पद्धति की चीजें हैं वो हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी जहां भी इंटरवेंशन होता है, सबसे पहली चीज जो फायदा होती है वो होती है पारदर्शिता। ठीक है ना, अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं आरटीओ ऑफिस को ले लेते हैं। ठीक है ना, आरटीओ ऑफिस में आप लोग डीएल बनवाते हो। ठीक है ना, डीएल बनवाने के लिए आप कुछ शुल्क देते हो। अगर जो वो शुल्क कैश में दोगे तो क्या होता है, गवर्नमेंट के नजर से दूर भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर जो उसका शुल्क 400 रुपए है तो आपसे 450 रुपए वसूले जाएंगे, वो गवर्नमेंट के नजर में नहीं आएगा। लेकिन यही अगर जो आप डिजिटलाइज कर दोगे तो जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं वो किसके देखरेख में रहते हैं, आरबीआई एंड सेबी। ठीक है ना, ये सारे लोग रेगुलेटिंग अथॉरिटी होते हैं जो हर एक चीज पे नजर डालते हैं। जीएसटी में कर की चोरी क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर एक स्टेट पे हम लोग चेक कर रहे थे कि कर जो है ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, इसलिए इस डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी क्या होता है, हर एक चीज सामने होती है। जहां भी आप हर जगह देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में
संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। उसके अंतर्गत क्या होता है, बेरोजगारी क्यों होती है, लोग क्या होता है, आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, सपोज दैट मैं हूँ यहाँ पे एक संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इतना स्किल है मेरे पास, इतनी कुशलता है कि मैं इस संस्था के लिए कार्य कर सकता हूँ। सपोज दैट ये संस्था आगे जाकर के बोली कि आपका कंप्लीट लेक्चर इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है ना, और मुझे इंग्लिश का कोई भी आइडिया नहीं है, तो ये क्या है, एक बदलाव, ये स्ट्रक्चरल चेंज किया गया, किसके द्वारा, संस्था के द्वारा, जिसके अनुकूल मैं नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, तो इसके कारण से क्या होगा, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था में इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक चीज है यूपीआई, ठीक है ना, एक चीज होती है स्विफ्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट जो होता है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होता है, जिसको इंटरनेशनल एजेंसियां, इंटरनेशनल देश इस्तेमाल करते हैं आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए, ठीक है ना। तो ई गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे पहला फायदा क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, पारदर्शिता। दूसरी चीज क्या आती है, जवाबदेही, जवाबदेही, ऑब्वियसली टाइम कम लगता है, समय का बचाव, ठीक है ना। और क्या होता है, इससे जो मैन पावर यानी कि मानव संसाधन की आपको अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ रही थी, उसको आप लोगों ने किस चीज से रिप्लेस कर दिया, मशीनों से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया। तो क्वेश्चन क्या था इसमें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन किसने पूछा था, जी, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, हाँ, तो उस सिचुएशन में करेंसी प्रिंटिंग कम हो जाएगी, अगर हाँ, ज्यादा हो जाता है हाँ, तो फिर आरबीआई रेगुलेट कैसे चेक करेगी, करेंसी प्रिंटिंग नहीं कम होती है, ठीक है ना। करेंसी तो आपको पता है, तरलता, तरलता किसको बोलते हैं, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में तीन चीज आती हैं, कैश, सोना, ऑर्नामेंट, सरकारी प्रतिभूतियां, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपको कुछ निश्चित दर तक उतना कैश प्रिंटिंग करना ही पड़ेगा, आपकी करेंसी डिजिटलाइज हो गई। सपोज दैट अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कोशिश कर रही है कि जो रुपया है उसको डिजिटल करेंसी में मतलब चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर जो वो रुपये को डिजिटल करेंसी में चेंज करेगी, तो सपोज दैट जैसे 100 करोड़ की प्रिंटिंग कर रही है, ठीक है ना, 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो वो कैश किसके पास ही रह जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रह जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आवश्यकताओं की कमी होगी, कैश प्रिंटिंग की कमी होगी, ठीक है ना, ऐसा हमें लगेगा कि कैश की आवश्यकता कम होते जा रही है, तो हम कैश प्रिंटिंग कम करेंगे, लेकिन किसके सलाह के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, हर एक करेंसी की प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, लेकिन 1 रुपए की जो प्रिंटिंग होती है, नोट की चाहे सिक्के की, वो किसके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, इसमें ना अगर जो आप डायरेक्टली पहले डिजिटलाइज करोगे, तो शुरू में तो आपके कैश प्रिंटिंग की मतलब उतना ही असर होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप अर्थव्यवस्था में बदलाव करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, जनता को जागरूक करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग घर घर बोलते जा रहे हैं, भैया ये चीज फॉलो करो, इस चीज से हम ही लोग को फायदा होने वाला है, समझ रहे हैं आप। पहले क्या होता था, कैश हैंड टू हैंड ट्रांसफर होता था, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ जाने के कारण ये भ्रष्टाचार का स्तर जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। आते हैं हम लोग वापस एफआरबीएम एक्ट पे। दो तरीके की घाटे के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, क्या, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और बजट घाटा, ठीक है ना। तो सरकार इन्हीं दोनों को मैनेज करने के लिए एक विशेष तौर पे अधिनियम पास किया था 2003 में, जो कि 2004 में लागू किया गया था, ठीक है ना। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने 2 टारगेट रखे थे, ठीक है। क्या, पहला जो टारगेट था 2008-2009 के अंत तक राजस्व घाटे को शून्य करना, ठीक है। दूसरी टारगेट क्या थी,
2008-2009 के अंत तक क्या हुआ कि घाटा है, ठीक है, गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है, तो इस चीज को हमें कवर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को रखा ही गया किस लिए? जनता के आर्थिक कल्याण के लिए। तो 2003 में सरकार थोड़ा सा सीरियस हुई, ठीक है। देखिए क्या हुआ, जितने भी आप इकोनॉमिक रिफॉर्म देखोगे आप 1990s के बाद देखोगे, 1990 के बाद देखोगे, ठीक है ना। उसके बाद चीजें सीरियस होना शुरू हुई थी, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, प्रतिस्पर्धा, जब एलपीजी रिजीम आया, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जब हुआ तो क्या हुआ, सारी की सारी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने आ गई, कंपटीशन बढ़ गया। ऐसे में क्या था, सरकार को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की नीतियों को लेकर के आना पड़ा। उसमें से एक जो है एफआरबीएम एक्ट, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी मतलब राजकोषीय जितने घाटे हैं उसके बारे में है, बजट मैनेजमेंट मतलब कि बजट जो हम बना रहे हैं उसके प्रबंधन के जुड़े हुए हैं। इसमें सरकार ने दो तरह के टारगेट को फॉलो किया था। क्या? 2008-9 के अंत तक राजस्व घाटे को शून्य करना। राजस्व घाटा क्या था? मैंने बताया था राजस्व खर्चे, ठीक है ना, और राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व खर्चों का राजस्व प्राप्तियों पे अधिक है। राजस्व खर्चे मेनली किसी पे होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा लाभ प्रदान नहीं करते हैं सरकार को। तो सरकार देख रही है ऐसा एरिया जो हमको बहुत ज्यादा लाभ नहीं प्रदान कर रहा है, वहां पे घाटा हो रहा है, मतलब कि हमारा नुकसान के ऊपर नुकसान है। आप समझ रहे हो, जैसे कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, आप यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है ना, क्या बनोगे आप? गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर। आपका उद्देश्य क्या होगा? जनता की सेवा करना, ठीक है। जनता की सेवा करने के लिए आपको सरकार द्वारा मुहैया क्या कराया जाएगा? सैलरी, पेंशन, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें आपको दी जाएगी ताकि आप सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी को वहन कर सकें। अब आप सिस्टम में गए और आप अपने आप को खुद ही सरकार समझने लगे, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो? आप सरकारी जितने खर्चे हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हो, ठीक है ना। मोदी जी ने क्या एक कर्मयोगी करके कॉन्सेप्ट निकाला था, ठीक है ना, कर्मयोगी बनिए। तो ये चीज आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को कहा जा रहा था कि जितने भी गिफ्ट वगैरह इधर उधर से आएंगे उनको एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि आप सिस्टम में इसलिए जा रहे हैं ताकि आप जनता का कल्याण कर सकें। राजस्व घाटे क्या है? जो राजस्व को मेंटेन करने के ऊपर जो एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा बर्डन हमको आ रहा है, इसका टारगेट क्या था सरकार को? इसको शून्य पे लेके जाना था, ठीक है ना, इस घाटे को शून्य पे लेके जाना था। और क्या था? राजकोषीय घाटे, इनको जीडीपी के 3% स्तर तक लेकर के जाना था, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है ना। 2008-9 के लास्ट तक ये हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए थे। हुआ क्या था उस समय यूएसए में मंदी आई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मंदी अमेरिका में आई थी, प्रभावित भारत हुआ। तो यूएसए की अर्थव्यवस्था अपने आप में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि अगर वो प्रभावित होती है तो पूरा विश्व प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे कि चाइना जैसे ही प्रभावित हुआ कोविड-19 से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे ही टूटी, सप्लाई चेन की प्रक्रिया जैसे ही टूटी, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि विश्व को पता चला कि क्या एकाधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप एक के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते, सिर्फ चाइना के प्रभावित होने से पूरा विश्व प्रभावित हो। उसी तरह से यूएसए में उस समय मंदी आई, ठीक है ना, और इंडिया प्रभावित हुआ, और ये दो चीजें अचीव करने में असफल रहा, ठीक है ना। जैसे ही इंडिया असफल रहा, ठीक है ना, तो 2008-9 में असफल होने का कारण क्या था? यूएसए में क्या आई थी? मंदी। इसका प्रभाव कहां पड़ा? भारत में, ठीक है ना। जैसे ही भारत में इसका प्रभाव पड़ा, भारत सरकार ने क्या किया?
प्रोत्साहन के साथ आई। प्रोत्साहन क्या था, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। क्या डिस्कस किया था कि देखिए, स्लो डाउन होता है अर्थव्यवस्था, रिसेशन आता है, मंदी आती है, प्रतिसार आता है, ठीक है ना, इस तरह की कंडीशन आती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाते हैं, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था डूबने लगती है, जीडीपी गिरने लगती है। ऐसी कंडीशंस में क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती है प्रोत्साहन पैकेज के साथ आती है। प्रोत्साहन पैकेज क्या होता है, ये मिला जुला होता है, किसका, मौद्रिकृत नीतियों का, मौद्रिकृत नीतियों का और राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, जहां पे सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसको कम कर देती है, ठीक है ना, जैसे कि निगम कर का कम करना, इनकम टैक्स का कम करना, ठीक है ना, जितने भी कर हैं उन सब में कम करना, ऋण देने के इंटरेस्ट में कम कर देना, ठीक है ना। तो सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति लेके आती है और मौद्रिकृत नीति लेकर के आती है। मौद्रिकृत नीति कौन लेकर के आता है सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो 2008-9 में ये जो टारगेट था हमारा कि राजस्व घाटे को जीरो पे लेकर के जाएंगे और क्या, फिस्कल डेफिसिट को यानी कि 3% पे लेके जाएंगे जीडीपी के, ठीक है ना, ये फेल हो गया, ठीक है। यूएसए में आए मंदी की वजह से सरकार ने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन जब भी सरकार देती है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं, और जब भी खर्चा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा। सही बोल रही है, ठीक है, जब भी खर्चे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा। तो ये प्रोत्साहन पैकेज लाने के ही कारण ये वाला जो अधिनियम था फेल हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक FRBM रिव्यू कमेटी का गठन किया। कब, 2016 में। हम लोगों ने कहा कि अच्छा, हम लोगों ने टारगेट रखा 2008-9 में हमको ये कंप्लीट करना है, हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए एक समिति का गठन करते हैं। समिति का कार्य क्या होगा कि हम ये टारगेट को कैसे पूरा करेंगे, और अपना सुझाव दिया क्या सरकार को कि आगे किस तरीके से हमारी नीतियां होनी चाहिए। तो एक एक करके जो उनका कमेंट है, ठीक है ना, एक एक करके जो उनकी सलाह है सरकार के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। डेटा, सबसे पहला जो सुझाव था, ठीक है ना, इसके चेयरमैन कौन थे, MK सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के एक अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। तो 15वां वित्त आयोग कब से कब तक चलेगा, 2022 तक चलेगा, ठीक है ना, 2022 से 25 तक चलेगा, ठीक है, 20 से 25 तक, हाँ 5 साल के लिए होता है, ठीक है ना। क्या होता है, FRBM रिव्यू कमेटी ने सबसे पहला जो दिया था वो दिया था 2019-20 तक, ठीक है, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के, फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% के स्तर तक लेके आना है, ठीक है। पहले हमारा टारगेट क्या था 2008-9, उसको बदल करके क्या कर दिया गया 2019 और 20। दूसरे रिकमेंडेशन में क्या दिया, 2022-23 तक फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 2.5% स्तर तक लेके आना, ठीक है ना। ये दो सुझाव दिया गया उसके द्वारा। और क्या था तीसरा सुझाव, 2022-23 तक राजस्व घाटे को जीडीपी के 19-20, 22-23, ये भी 22-23,
राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने टारगेट क्या रखा, जो रिव्यू कमेटी हम लोगों ने बनाई 2016 में एमपी सिंह द्वारा क्या सलाह किया गया, ये कहा गया कि 2019-20 तक जीडीपी के स्तर के 3% तक लेकर के आना है किसको, राजकोषीय घाटे को। जो टारगेट हमारा 2008-9 में था वो कब हमको अचीव करना है, 2019 और 20 में, ठीक है ना। लेकिन वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते, क्यों, कोविड-19, एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने जो भी योजनाएं बना रहे हो वो विफल हो जा रही है, किस लिए, आपदाओं के कारण, ठीक है ना, आपदाओं के कारण। दूसरी चीज क्या है, 2022-23 तक जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी के 2.5% तक लेके आना, ठीक है। 19-20 तक अगर जो हम लोग 3% के स्तर को अचीव कर ले तो शायद ये आसान रहता, ठीक है ना। पहला ही टारगेट नहीं अचीव हो पाया, इसलिए हम लोग ये भी अचीव नहीं कर पाए। अगला क्या है, राजस्व घाटा। मेनली आप लोग देखो किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, राजकोषीय घाटे पे और किस पे, राजस्व घाटे पे। राजस्व घाटा हमारा नॉन प्रोडक्टिव खर्चा है, ठीक है ना, जिससे हमको कोई भी उत्पादन मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो उस घाटे को हमको मिनिमम लेवल पे लेकर के जाना है, ठीक है ना। यही एफआरबीएम एक्ट का मेन सिद्धांत था, ठीक है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, अब सपोज दैट आप मान लीजिए कि आप राजकोषीय नीति बना रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें देश के जीडीपी को क्या करना है, 13.5% तक इस बार गया है। इस तिमाही में हमारी जीडीपी 13.5% की परफॉर्मेंस दिया। अगर जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से आप तुलना करेंगे तो भारत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो आप भारत की तुलना भारत से करें तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्यों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से अनुमानित जो बढ़ने का हमारा जीडीपी होना चाहिए था वो 16% के आसपास होना चाहिए। मूडीज की आप बात करो तो मूडीज ने 17.5 या 18% के आसपास वो की थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारी प्रगति हुई है पहले तिमाही के अंतर्गत, पूरे साल का जो पैमाना लगाया जा रहा है वो 7.7% के अंक तक लगाया जा रहा है कि इस साल जो हमारी प्रगति हो रही है, जो उत्पादन होना है, जो जीडीपी बढ़ना है, वो किस प्रतिशत से बढ़ेगा, 7.7% से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये जो टारगेट है, ठीक है ना, ये टारगेट नहीं भी कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए एमपी सिंह ने क्या कहा कि जब भी अर्थव्यवस्था में ऐसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सपोज दैट आप अभी तैयारी कर रहे हो क्या, भारत को हम विश्व का सबसे रईस देश बनाएंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर, ठीक है ना। उसके लिए आप मौद्रिकृत नीतियां लेकर के आए, राजकोषीय नीतियां लेकर के आए, पता चला इधर से चाइना अटैक कर दिया, क्या आप उसे लागू कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप युद्ध में संलग्न हो जाओगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे युद्ध तो उधर है, बाकी देश में काम करना है, तो क्यों होगा। तो आप कभी भी देखते हो आपके घर में कभी भी झगड़ा हुआ होगा तो खेत वगैरह को लेके, चाहे किसी चीज को लेकर के, लोग क्या करते हैं, सारा काम छोड़ करके पहले लड़ाई करने जाते हैं, समझ रहे हो आप। सब काम छोड़ के लड़ना जरूरी है, सबसे पहले क्या, सोवरेनिटी चाहिए, ठीक है ना, कि हम क्या है, हम शक्तिशाली। ऐसी भी कंडीशन हो जाती है ना, 2-3 रात तक खाना भी नहीं बनता है घर में, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, आपके घर में युद्ध हो रहा है तो आप इस तरीके से प्रभावित हो जा रहे हो, और अगर जो देश से युद्ध होगा तो देश किस तरीके से प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए एकदम ताजा उदाहरण दीजिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि हम 10 साल पीछे चले गए, बाढ़ की वजह से, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आई, उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो बह गया, ठीक है ना। अगर जो जितना वहाँ के पार्लियामेंट में कुछ अच्छे नेता भी हैं, वो कहते हैं क्या कि अगर जो जितना निवेश आप कर रहे हो हथियारों के ऊपर, उसका आधा निवेश भी अगर जो जनता के ऊपर आप करोगे तो हो सकता है हमारी सरकार की परिस्थिति अलग हो। हमारे देश में इस समय बहुत एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जितना खर्च डिफेंस के ऊपर पूरे विश्व में होता है उसका अगर जो 55% की अगर जो खर्च हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में लगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सतत विकास के ये 17 गोल्स हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या है, गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, फिर शिक्षा प्रदान करो, ऐसे करके स्वच्छ जल मिलना चाहिए, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना इस समय आप देखो सारी की सारी जितनी भी देश है वो अपने शक्तियों को अर्जित करने के पीछे भाग रही है। सारी अर्थव्यवस्थाएं क्यों प्रभावित हो रही है, युद्ध के कारण। उधर रशिया एंगेज्ड है वॉर में, ठीक है ना, इधर चाइना परेशान कर रहा है ताइवान को, इधर अमेरिका अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर रहा है। किसी को भी मतलब नहीं है कि मानव कहां पे जा रहा है,
किसी को मानव संसाधन की चिंता नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मानव संसाधन का, ठीक है ना। अंत में हमें आर्थिक कल्याण किसका करना है, मानव का करना है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि जैसे कि युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है ना, अकाल, ठीक है ना, या फिर पिछले तिमाहियों में जो हमारे ग्रोथ रेट है वो 3% से कम हो जाए, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में क्या करती है सरकार, सरकार एक चीज होता है एस्केप क्लॉज, ठीक है ना। क्या बोली, एस्केप क्लॉज मिलेगा कि अगर जो ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ये ग्रोथ रेट का स्तर अगर जो 0.3% के भी आसपास है तो ये मैनेजेबल है, ठीक है ना। ये क्या हम लोग मैनेज कर लेंगे। और जो ऐसी कोई भी परिस्थिति आ गई है जिससे बाहरी संकटों से हमें सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर जो आप टारगेट नहीं लेके जा पा रहे हो तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, एस्केप क्लॉज, ठीक है ना। एस्केप क्लॉज को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है ना, एक फिस्कल काउंसिल की स्थापना करने के लिए एनके सिंह ने सुझाव दिया था क्या, कि आपको एस्केप क्लॉज को अगर जो आप इस तरीके से छोड़ दोगे तो हर एक सरकार जिस बार भी इस टारगेट को नहीं छू पाएगी वो क्या कहेगी कि अरे यार कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया था इस वजह से मैं नहीं कर पाया। क्या ये बहाना हो जाएगा। हमारे यहाँ जो नियम बनते हैं ना वो फायदा प्रदान करने की जगह वो नुकसान प्रदान करने देते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने नियम बनाया क्या कि जो भी बिना हेलमेट के जाएगा उसको चालान काट दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये शोषण का कारण कहीं ना कहीं आज जनता के बनते जा रहा है, ठीक है ना। अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल सरकार नहीं कर रही है। अगर जो आप क्या कर रहे हो उतना चालान वसूल कर रहे हो तो जनता का भी ये अधिकार है कि जिस सड़क पे वो चल रहा है वो गड्ढों से मुक्त होना चाहिए। अब हेलमेट नहीं है, आप चालान तो काट दे रहे हो, लेकिन क्या जनता को ये अधिकार नहीं है कि वो अच्छे रोड पे चले, ठीक है ना। जो रोडवेज में वो चल रही है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रहे, ठीक है ना। जनता को जो सेवाएं मिल रही है उसको उत्तम मिलनी चाहिए, ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले विवाद किस चीज पे हुआ था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हम कर नहीं देंगे अगर जो आप वो कर का क्या इस्तेमाल कर रहे हो वो हमें नहीं दिखाओगे, ठीक है ना। जनता कर किस तरीके से दे रही है, वो अपने मेहनत के कमाई में से दे रही है। जो भी व्यक्ति वो आय अर्जित कर रहा है वो सरकार को उसका हिस्सा दे रहा है, वो अपने मेहनत की कमाई में दे रहा है। क्यों कि सरकार हमारा आर्थिक कल्याण करेगी, रोजगार प्रदान करेगी, ठीक है ना। और क्या देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगी, ये सारी चीजें सरकार करेगी, ठीक है। तो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी में इन्हीं सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया था। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है ना। इसमें क्या सुझाव दिया गया था, केंद्र सरकार को ये दिया गया था डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जितनी आपकी जीडीपी है उसके ऊपर आपको कितनी उधार लेने की आवश्यकता पड़ रही है, समझ रहे हो आप। जितना आप उधार ले रहे हो वो चीज यहाँ पे केंद्र सरकार का अभी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, 49.4%, ठीक है। इसको कहां तक लेके जाना है, 40% की श्रेणी तक लेके जाना है। एफआरबीएम रिव्यू कमेटी क्या कहती है कि ये जो डेब्ट टू कैपिटल रेशियो है वो 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। 60% में 40% केंद्र को दिया था और 20 दिया था किसको, राज्य को, ठीक है ना। वही चीज मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार को इतने पे है, ठीक है ना डेब्ट, और कहां तक लेके जाना है, 40% पे लेके जाना है। और राज्य सरकार का क्या है, 21% पे है, इसको लेके जाना है 20%। जी जी औसत है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, ठीक है। और क्या बात बताया गया, सबसे लास्ट रिकमेंडेशन जो था एफआरबीएम रिव्यू कमेटी का वो क्या था, एफआरबीएम एक्ट को समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसकी जगह क्या लेकर के आया जाए, डेब्ट सीलिंग फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी, लेजिस्लेशन,
बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, ठीक है। उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक अधिनियम निकाला 2003 में, जो कि 2004 में लागू किया गया। उसके ऊपर हम लोगों ने 2 टारगेट रखे, 2 टारगेट हम लोग अचीव करने में नाकाम रहे, ठीक है ना। उसके लिए सरकार ने क्या किया, प्रोत्साहन लेकर के आया। प्रोत्साहन पैकेज लाने की वजह से घाटे का स्तर और बढ़ गया, ठीक है ना, इसलिए हमारी ये नीति फेल हो गई। इसके लिए हम लोगों ने एफआरपीएम रिव्यू कमेटी रखा, ठीक है ना। जो एफआरपीएम एक्ट हम लोगों ने लागू किया था वो किस तरीके से कार्य किया, क्यों फेल हो गया, उसको अध्ययन करने के लिए उसके अध्यक्ष कौन थे, एफडीसी थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मुख्य सुझाव दिया क्या कि 2019-20 तक जीडीपी के स्तर को, फिस्कल डेफिसिट के स्तर को जीडीपी के 3% तक लेकर के आना है, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने क्या बताया, 2022-23 तक ये हम 2.5% तक लेते आएंगे। 2022-23 तक राजस्व घाटे को कितने प्रतिशत तक लेके आना था, 0.8% तक। अगला जो रिकमेंडेशन था क्या, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है ना। और क्या था, एस्केप क्लॉज। एस्केप क्लॉज क्या है, जब भी सरकार क्या है कोई भी नीति बनाती है, उसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध, या फिर ऐसा हो रहा है कि पिछले 3-4 तिमाहियों में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 3% से कम है, ऐसी परिस्थिति को क्या एस्केप क्लॉज के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना। सरकार को एफआरपीएम रिव्यू कमेटी ने क्या सलाह दी है, इसको चलाने के लिए, इस एस्केप क्लॉज को संचालित करने के लिए फिस्कल काउंसिल होना चाहिए, ठीक है ना। फिस्कल काउंसिल होना चाहिए। अगला जो है 5वां जेट टू एस्केप क्लॉज में 0.3% अगर जो हमारी ग्रोथ रहती है तो यहाँ तक हम संभाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो। इसमें क्या है, सरकार का कितना स्तर है, 49.4%, उसको कितने, हाँ, एस्केप क्लॉज यही जो प्राकृतिक आपदाएं आ जा रही है। सपोज दैट आपने एक तैयारी कर रखी है कि घर में मैं कल सत्यनारायण भगवान की पूजा कराऊंगा, टेंट वेंट सब लगवा दिया, हो गई बारिश, हो गया, किसके आगे वो है, नोट्स में सारी चीजें मिलेंगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है। ये जो नोट्स है आपके ऑलरेडी 3 स्टडी मटेरियल्स दिए गए हैं। एक बुक है आईसीडी का, ठीक है ना, दूसरी है रमेश सिंह, और तीसरा जो है नोट्स है रामेश्वर आईएएस के, ठीक है ना, वहां से इंक्लूडेड है चीजें। तो तीन रिसोर्सेज से लेकर के दिया गया है, ठीक है। अभी तक जो नोट्स आपको पहुंचे वहां पे कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हैं, क्लियर है। तो आप देख रहे हो कि सारी की सारी टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो उसी में से आ रखे हैं, ठीक है ना। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप तो आप देखोगे सारी की सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। तो हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एफआरबीएम एक्ट को हटा करके इसका क्या नाम होना चाहिए, डेब्ट सीलिंग फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये एफआरबीएम एक्ट के ये, हाँ, ये जैसे एफआरबीएम एक्ट था, तो ये सरकार ने क्या रिकमेंडेशन दी कि इसको हटा दीजिए आप, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है टॉपिक है वो है वित्त आयोग। किसका कार्य, इसका भी कार्य यही रहेगा, ये जो टारगेट दिए हैं ना एफआरबीएम एक्ट का, जैसे कि पहले कोई काम हम रमेश से करा रहे थे, ठीक है ना, उसका नाम रमेश हटा करके सुरेश रख दिया, समझ रहे हो आप, ये वही चीज है। अगला जो टॉपिक है वो है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। देखिए वित्त आयोग क्या होता है हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए और क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, समय समय पे एक आयोग का गठन किया जाता है जो कि अध्ययन करती है कि केंद्र का राज्यों के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है, ठीक है ना, राज्यों के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है, ठीक है ना। जो केंद्र के साथ रिश्ते का अध्ययन होता है, केंद्र के साथ संबंध का अध्ययन होता है, जो आदान प्रदान का अध्ययन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लंबवत असंतुलन। 14वें वित्त आयोग द्वारा बताया गया था ये लंबवत असंतुलन बोलते हैं। और जो राज्यों के बीच में, ठीक है ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश है उसको अनुदान 100 करोड़ मिलेगा, केरला है उसको अनुदान 50 करोड़ मिलेगा, तो ये जो डिफरेंस है, समझ रहे हो आप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज असंतुलन, ठीक है।
एक चीज होता है केंद्र, किससे मिलकर बनता है? राज्यों से। आप देखोगे जो केंद्र की मौद्रिक नीतियां बनाने की क्षमता है और राज्यों की मौद्रिक नीतियां बनाने की क्षमता है, दोनों में अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। हमारे देश में तो बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवत असंतुलन, ठीक है ना। अब सपोज दैट राज्य है, यूपी है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है ना। तो ये विभिन्न विभिन्न राज्य हैं। तो हर राज्य की राजकोषीय नीतियों में, मौद्रिक नीतियों में अंतर आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जो अंतर आता है कि यूपी का कुछ और बन रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने राज्यों को समान अधिकार नहीं दिए। कर रोपण करने के समान अधिकार है, नीतियों बनाने के समान अधिकार है, मतलब जितने भी अधिकार हमने एक राज्य को दिया है और वो दूसरे राज्य को भी दिया है समान तौर पे, ठीक है ना, एक समान तौर पे। लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी राज्यों के बीच में डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज असंतुलन, हाँ, ठीक है ना, यही चीज है। तो समय समय पर किसके द्वारा क्या हुआ, दिक्कत कब से आई? जैसे ही 73वें संविधान संशोधन को लागू किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। 74वां कौन सा है? म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, ठीक है ना। तो 73वें संविधान संशोधन को जैसे ही हम लोगों ने लागू किया, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वित्तीय रूप से जितने भी ये संस्थाएं थे उनको हम लोगों ने खुला आकार दिया, ठीक है ना। वित्तीय रूप से इनका जो है राजकोष हम लोगों ने अलग किया कि ये क्या है, लोकल लेवल पे काम करेगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने इस किया था ताकि लोकतंत्र जो है गांव गांव तक पहुंचे। ये गांधी जी का भी था, ठीक है ना। जब आप गांधी डीपीएसपी पढ़ोगे, राज्य के नीति निदेशक का, तो उसमें गांधीवादी विचारधारा के ऊपर है। तो उसमें गांधी जी का ये विचारधारा था क्या, कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो लोकतंत्र है एक एक लोगों के हाथ में पहुंचना चाहिए, एक एक व्यक्ति अपने अधिकारों का फायदा उठा सके, ठीक है ना, कह सकते हैं। तो क्या होता है बेसिकली 73वें संविधान संशोधन के बाद जैसे ही ये हुआ कि क्या इनको वित्त प्रदान करना है लोकल अथॉरिटी को, तो ये हुआ कि राज्यों का आर्थिक रूप से मजबूत होना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसीलिए इस क्षैतिज असंतुलन और लंबवत असंतुलन के अध्ययन करने के लिए हम लोग वित्त आयोग का गठन करते हैं, ताकि इस असंतुलन को हम लोग मिटा सके, ठीक है ना, हटा सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है क्षैतिज असंतुलन। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू हम लोग। टाइम हो गया क्या? इकोनॉमी का करंट अफेयर आई थिंक क्लास चल रही है आप लोग की। इकोनॉमी का पोर्शन अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। एक न्यूज रिलेटेड थी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर तो कल ही है। नहीं यार, नोट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर क्या होता है, जितने भी पोर्शंस हैं वो डायरेक्टली करेंटली जो चल रहा है सिचुएशन, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जिनको समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। एडिटोरियल जब भी आप, क्योंकि क्या होता है जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट लिखते हैं,
ठीक है ना। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का होना आवश्यक है, ठीक है। तो मैं उसे क्लास में ही डिस्कस कर लूँगा। कल से मैं कोशिश करता हूँ कि करंट इवेंट के जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड इश्यूज हैं लास्ट के 15 से 20 मिनट में मैं डिस्कस कर लिया करूँगा, और उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों ही आपका मतलब सही हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन ही है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन आपका सब्जेक्ट है मेंस का, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब में इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है ना। तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ। देखिए क्या होता है, दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम लोग केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान प्रदान करते हैं। अनुदान क्या होता है, एक तरफा पेमेंट होता है, ठीक है ना, जो केंद्र के द्वारा राज्यों को किया जाता है, ठीक है। अनुदान क्या होता है, बेसिकली जैसे कि किसी भी राज्य पे कुछ आपदा आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसका सामने करने के लिए उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान प्रदान किया जाता है, ये क्या होता है, एक तरफा होता है। और वो अनुदान क्या होता है, डिस्क्रिशनरी, ठीक है ना, कंडीशनल, शर्त युक्त होता है। जैसे कि केरला में अचानक से बाढ़ आ गया, केंद्र सरकार को ये सूचना मिली, केंद्र सरकार उसके ऊपर अनुदान प्रदान की। अब उस अनुदान को खर्च करने के लिए केरला सरकार सिर्फ बाढ़ पे ही इस्तेमाल कर सकती है। आप समझ रहे हो, अनुदान बाढ़ के लिए दिया गया है, बाढ़ से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे उनके ऊपर खर्च करेगा केरला सरकार, केरला गवर्नमेंट। लेकिन अगर जो क्या हुआ, बाढ़ से भी ज्यादा भयंकर कोई चीज आ गई तो वो उसके ऊपर निवेश नहीं कर सकता। मतलब अपने विवेकाधीन शक्तियों के आधारित होकर के, विवेकाधीन शक्तियां क्या होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, क्या, अपने विवेक के आधार पे कोई भी निर्णय लेना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी होती है, मतलब जो भी पोस्ट है कुछ डिस्क्रिशनरी पावर लगभग दी जाती है, राज्यपाल के पास भी होती है, ठीक है। तो विवेकाधीन शक्तियां क्या होती है, अपने विवेक के आधार पे इस्तेमाल करना। ये अनुदान क्या होते हैं ना, ये एक तरफा पेमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। दो चीज होता है, एक होता है टैक्स, एक क्या होता है ग्रांट। टैक्स यानी कि कर, कर क्या होता है, सेंटर, केंद्र जो भी वसूल करता है उसको बांटता है किसके साथ, राज्य के साथ। जैसे ही केंद्र इस राज्य के साथ कर के कुछ हिस्से को बांटता है, ठीक है ना, क्या होता है, ये राज्य एकदम फ्री रहता है, इस पैसे को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। शिक्षा में मन किया, शिक्षा में इस्तेमाल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में मन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि राज्य सरकार को जहां भी आवश्यकता महसूस होगी वो खर्च कर सकता है। लेकिन ये अनुदान क्या होते हैं, ग्रांट जो होते हैं, अनुदान, इसको जिस चीज के लिए दिया जाएगा उसी के ऊपर खर्च करेगा, ठीक है ना। ये शर्तियां होते हैं। तो क्या बताया गया क्षैतिज असंतुलन में और लंबवत असंतुलन में कि ये जो सरकार है ना, ये क्या करेगी, ये जो टैक्स प्रदान कर रही है उसके पोर्शन को बढ़ा दे, ठीक है ना, उसके हिस्से को बढ़ा दे, ताकि जो भी पैसा राज्य के पास जाए वो अपने विवेक के अनुसार खर्च कर सके, ना कि सरकार के अनुसार, ठीक है ना। अनुदान क्या है, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे रहा, मतलब कि राज्य सरकार जो है उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकती। जैसे कि सुकन्या योजना है या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन है, इसके अंतर्गत अगर जो अनुदान दे रही है केंद्र सरकार, किसको दे रही है, राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार क्या करेगी, सिर्फ वहीं पे निवेश कर सकती है, ठीक है। तो ये दिक्कत आती थी। तो हम लोग वित्त आयोग का गठन करते हैं किस लिए, क्षैतिज असंतुलन एवं लंबवत असंतुलन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो होता है क्षैतिज असंतुलन। इसके अंतर्गत वित्त आयोग ने 14वें
14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, 14वां वित्त आयोग, इसने क्या रिकमेंडेशन दी? देखिए ये क्या कहता है, 13वां वित्त आयोग क्या बोला था, 13वां फाइनेंस कमीशन क्या बोला था, जो कर के अनुपात का शेयर करने की प्रक्रिया है वो पहले बढ़ा करके कितना 32% पे कर दिया था, ठीक है ना, जो परसेंटेज था कर का शेयर करने का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वो 32% तक बढ़ा के कर दिया गया था। 14वें वित्त आयोग के द्वारा इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 42% यानी कि 42%, ठीक है। आगे क्या किया गया इसमें, 14वां वित्त आयोग और क्या बोला, ये किसके अंतर्गत बोला गया था, लंबवत असंतुलन के अंदर। छत्तीस महीनों में क्या होता है, 36 के अंतर्गत में विभिन्न विभिन्न आयाम, ठीक है ना। लंबवत असंतुलन में किसकी बात हो रही है, केंद्र और राज्य के बीच में जो शेयर हो रहा है टैक्स, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो करों का वितरण हो रहा है उसकी बात हो रही है, उसको बढ़ा करके 32% से कितना कर दिया गया, 42%। क्यों कर दिया गया, क्योंकि अगर जो आप अनुदान के फॉर्म में देते हो, सपोज दैट 100 करोड़ रुपए अगर जो केंद्र दे रहा है राज्य को, जिसमें से 40 करोड़ अनुदान के माध्यम में है और 60 करोड़ जो है कर के माध्यम में है। अब क्या ये 60 करोड़ राज्य सरकार फ्री है किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ये 40 करोड़ वो स्पेसिफिक किसी एरिया में ही करना पड़ेगा जिसके लिए केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है। जैसे ही इसको बढ़ाते हो आप इसको 60% से बढ़ा करके 70% तक कर देते हो, मतलब कि इसमें से 10 करोड़ और इसे मिल जाएंगे अपने हिसाब से खर्च करने के लिए, ठीक है ना। जब भी कार्य राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगी तो वो कहां पे खर्च करेगी, जहां पे जरूरत है जनता के आर्थिक कल्याण के लिए, ठीक है ना। इसलिए क्षैतिज असंतुलन में हम लोग विभिन्न विभिन्न आयाम लेते हैं। क्षैतिज असंतुलन में क्या होता है, राज्यों के बीच हुए असंतुलन को हम लोग देखते हैं। वो आयाम क्या है, वो विभिन्न आयाम जो 14वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, जनसंख्या, जनसंख्या। दूसरा क्या है, जनसांख्यिकी परिवर्तन यानी कि डेमोग्राफिक चेंज, इसका इंग्लिश नोट्स में मिल जाएगा। जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज। तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम। चौथा क्या है, क्षेत्र। पांचवा क्या है, जंगल क्षेत्र। इन सारे आयामों पे, ठीक है, प्रपोर्शन बना दिया गया। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा ये बताया गया क्षैतिज असंतुलन में कि ये विभिन्न आयाम दिए गए, ठीक है ना, विभिन्न आयाम दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ये तय करते हैं कि किस राज्य सरकार को कितने अनुदान मिलने चाहिए। ये जनसंख्या का जो हम लोग लेते हैं 1971, ठीक है ना, 1971 का हम लोग लेते हैं। 1971 में जो जनसंख्या की गणना हुई थी उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं क्या, जिस राज्य की जनसंख्या 1971 में, ठीक है ना, जिस हिसाब से थी उस हिसाब से हम लोग अनुदान प्रदान करते हैं। डेमोग्राफिक चेंज मतलब जनसंख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम डिस्टेंस मतलब दो राज्यों के बीच में जो व्यक्ति हैं उन दोनों के आर्थिक स्तर में, आर्थिक
आय के स्तर में कितना अंतर है। अगर जो यूपी वाले 10,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं पर कैपिटा इनकम है, यूपी वाले लोगों का, राजस्थान वालों का 15,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है, तो ज्यादा बेहतर कौन हुआ? राजस्थान। किसको ज्यादा अनुदान की जरूरत है? यूपी को। समझ रहे हैं आप? तो इस हिसाब से हम लोग तय करते हैं क्षेत्र किसका ज्यादा है उसके आधार पे, प्लस एक राज्य में जंगल का क्षेत्र कितना है उसके आधार पे। तो ये विभिन्न आयाम होते हैं जिनके आधार पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाए और ये क्षैतिज असंतुलन को बराबर किया जा सके। क्या हुआ? 15वां वित्त आयोग जो कि एनके सिंह द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला कि ये 1971 को चेंज करके 2011 कर दो। 2011 वाले जनसंख्या जनगणना के आधार पे ये करो। तो बहुत सारी जो स्टेट थे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब इसके विपक्ष में खड़े हुए कहें कि अरे सर ऐसा तो नहीं हो सकता। 1971 के बाद अभी तक 2011 तक हम लोगों ने आर्थिक रूप से विकास किया है, ठीक है ना, आर्थिक रूप से विकास किया, हमने अपने मानव संसाधन को विकसित किया, लोगों को साक्षर किया है। इस कारण की वजह से हमारे यहाँ साक्षरता का दर बढ़ा है और जनसंख्या घट गई है, और जनसंख्या घट गई है इसलिए अनुदान जो उनको प्रदान किया जाएगा अब 2011 की जनसंख्या के आधार पे वो अनुदान इस 1971 के जनसंख्या के हिसाब से कम होगी, ठीक है ना। तो उनको मिलने वाला जो अनुदान है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये विपक्ष में खड़े हुए थे ये राज्य। तो ये कंट्रोवर्शियल थिंग था, अभी इसको चेंज नहीं किया गया, इसको विचार किया जा रहा है कि 1971 से हटा के इसको क्या कर दिया जाए, ठीक है। तो वित्त आयोग यही था, ठीक है। इसमें दो तरह की चीजें को अध्ययन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर इसे नियुक्त किया जाता है ताकि राज्यों और राज्यों के बीच में जो संबंध है, ठीक है, वो अच्छा हो सके, जो असंतुलन है वो खत्म हो सके, और केंद्र और राज्यों के बीच में जो असंतुलन है वो भी खत्म हो सके, ठीक है। इसके आगे जो अगला टॉपिक है आपका वो है काला धन। प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन इन इंडिया, ठीक है ना, इशू ऑफ टैक्स इवेजन इन इंडिया। काले धन का मुद्दा भारत में क्या है, ठीक है। काला धन, पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि काला धन होता क्या है। एग्जैक्टली जिसपे कर नहीं दिया गया है या फिर ऐसा धन जो अघोषित है, जो सरकार के नजर में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे प्रकार के धन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक मनी कहलाते हैं, ठीक है ना। ब्लैक मनी दो तरीके के होता है। संगठित ब्लैक मनी किनके पास होती है? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील, ये सारे लोग क्या है, नियम कानून सब कुछ जान रहे हैं, कंपनी वगैरह है, सारे नियम कानून जान रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, नियम कानूनों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, किससे बचने के लिए, करों से बचने के लिए, ठीक है ना। तो जो भी पैसे उनके पास पड़े हुए हैं जिनके ऊपर उन्होंने कर नहीं दिया है, ऐसे किस्म के मनी किसमें, संगठित काले धन में जाएंगे, ठीक है ना। असंगठित जिसमें कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह भी आती है, ठीक है ना। कोचिंग सेंटर्स की आप लोग बात करोगे, सरकारी कर्मचारी द्वारा घूस, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, ये सारी आती हैं, सारी की सारी संगठित क्षेत्र में आती है। असंगठित क्षेत्र होती हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के द्वारा पाई जाती हैं। ऐसे जो भी धन होती है जो क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा आती है उनको डर्टी मनी भी कहते हैं, ठीक है ना। काले धन में डर्टी मनी भी कहते हैं। संगठित क्षेत्र में जितने लोग संगठित तरीके से पैसे का गबन कर रहे हैं, ठीक है ना। असंगठित क्षेत्र में जितने लोग क्रिमिनल टाइप से पैसे का गबन कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन आएंगे संगठित में,
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो संस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी ये ब्लैक मनी चलता है मार्केट के साथ पैरेलली, इस समय भारत में कहा जाता है कि कोई एक निश्चित अनुमान नहीं है, ठीक है ना? भारत में कोई निश्चित अनुमान नहीं है। लगभग 20 से 25% तक बोला जाता है कि जो हमारा धन है वो काला धन के रूप में है, ठीक है ना? जिससे लड़ने के लिए सरकार विभिन्न विभिन्न प्रकार की नीतियों का इस्तेमाल करती है। हाँ जी, 20 से 25%। तो ये ब्लैक मनी जो चलता है हमारी अर्थव्यवस्था के पैरेलल होकर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घोस्ट इकोनॉमी। या फिर शैडो इकोनॉमी। ज्योग्राफी जब आप लोग पढ़ते होंगे वेस्टर्न घाट की जब हम लोग बात करते हैं तो रेन शैडो जोन एक पढ़ते होंगे आप। मॉनसून आता है, पहाड़ों से रुक जाता है, इधर के साइड पे क्या रेन शैडो जोन बन जाता है, इधर पानी नहीं होता है, ठीक है ना? वैसे ही कुछ है। अब क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, ठीक है ना? इसमें धन का आवागमन हो रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, लेकिन उसी में क्या हुआ, आपके अर्थव्यवस्था में काला धन बनने लगा। जो धन आपने जनता के आर्थिक कल्याण के लिए बनाया था वो परिवर्तित होकर के गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये क्या है कि जो भी काला धन होता है, जो भी डर्टी मनी होता है, वो सरकार की नजर से परे होता है, सरकार की नजर में नहीं होता है, ठीक है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? घोस्ट इकोनॉमी या फिर शैडो इकोनॉमी, ठीक है? काले धन से जुड़े जो कुछ नवीनतम योजनाएं आई हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या काले धन से बचने के लिए योजनाएं सरकार ने निकाली है। जो सबसे पहले किस्म की योजना है वो विदेश में इकट्ठे काले धन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? जब भी आप विदेश में इकट्ठे काले धन की बात करते हो, आप क्या, मोदी जी क्या बोल रहे थे? स्विस बैंक से जितना काला धन है वो इंडिया में वापस लेकर के आएंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले किस्म का जो काले धन से निपटने के लिए सरकार द्वारा योजना लेके आया गया था वो है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, ठीक है ना? क्या था, विदेश में जितना भी काला धन था उसको हमारे देश में लाने की ये प्रक्रिया थी। इसमें सरकार ने क्या कहा था कि जो भी आपके पास काला धन है उसके ऊपर कर की जो प्रतिशत लगेगी, टैक्स रेट लगेगा, कर का जो दर लगेगा वो कितना प्रतिशत होगा? लगभग 30%, ठीक है? पेनाल्टी कितनी लगेगी? 30%, ठीक है? हम लोगों ने क्या कहा कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति भारत में रहते हैं अपने पैसे को गैर कानूनी तरीके से हमारे सीमा के बाहर कहीं पे रख रखे हैं या फिर जमा कर रखे हैं, काले धन का स्तर उनके पास है, उनके पास ये ऑफर है कि वो अपना पैसा लेकर के आए, सरकार के सामने अनडिस्क्लोज करें, बताएं कि हाँ मेरे पास इतने करोड़ का काला धन। सपोज दैट कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास 1 करोड़ का काला धन है, तो सरकार क्या करेगी, उसको तत्काल 30% उसके ऊपर टैक्स मारेगी और 30% कितना मारेगी? पेनाल्टी मारेगी। कितना हो गया? 60%। अब इस 1 करोड़ में कितना उसको मिल जाएगा? समझ लो, ये उसके पास क्या है? व्हाइट मनी, जो भारत सरकार के संज्ञान में आ गई है, ठीक है ना? तो सबसे पहला जो स्कीम था भारत सरकार के द्वारा निकाला गया था वो यही था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये प्रावधान रखा था कि जो भी व्यक्ति अपने विदेश में रखे हुए फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज करता है या फिर हमारे सामने लेकर के आता है उसको क्या, हम 30% का टैक्स रेट लगाएंगे, ठीक है? 30% पेनाल्टी लगाएंगे और बाकी जितना भी धन शेष बचेगा वो उसको व्हाइट मनी के तौर पे वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना? ये जी दंड ही तो है, ये पेनाल्टी, पेनाल्टी मतलब दंड, ठीक है ना? ये दंड ही है,
टैक्स रेट 30% लगता है किसी चीज पे? जेल वगैरह में नहीं यार। जैसे सरकार अपनी तरफ से योजना निकाली ना, आप सामने से सरेंडर नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो आप सामने से सरेंडर नहीं कर रहे हो कि सर मैं एक क्रिमिनल आदमी हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा है, इसको क्या करो, अनडिस्क्लोज कर दो। नहीं, सरकार स्वयं ये चाहती थी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो अभी तक गलत कर रहे थे, उनके पास ये मौका है कि अपने आप को सही कर लो। नहीं तो हम जब सही करेंगे, तो अभी आप देख रहे हो ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वगैरह चाहे जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह डायरेक्ट रेड डाल रही है इस समय। योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये सब क्या है? ये सब पेनाल्टी ही है। तो ठीक है, ये सरकार की तरफ से योजना थी, तो विदेश में जितने भी आपके पास पैसे जमा है, आप इस प्रक्रिया के थ्रू उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो है, टाइम हो गया, ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके आगे कल रखते हैं, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत? ठीक है।